दोस्तों ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इस स्टोरी का पहला वाला भाग नहीं देखा तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। सरगम अपनी बहन मीरा को लेकर बाहर आ गई। मीरा अब भी रो रही थी। मीरा क्यों रो रही थी सरगम को नहीं पता था। सरगम ने कई बार मीरा से पूछा लेकिन मीरा ने सरगम को कुछ नहीं बताया। लेकिन फिलहाल तो सरगम यही सोचकर खुश थी कि उसकी बहन के साथ कुछ नहीं हुआ। आज तो सरगम भगवान का बहुत ज्यादा शुक्र अदा कर रही थी कि वह और उसकी बहन दोनों ही उस काली रात से सही सलामत निकल कर बाहर आ गई। सरगम मीरा को संभालती हुई वहां से ले जा रही थी। सरगम मीरा को संभालती हुई सड़क के किनारे चल रही थी और तभी खान बीवी के उस आदमी ने मीरा का हाथ पकड़कर बोला, ए सरगम, इसे कहाँ लेकर जा रही है। सरगम ने गुस्से में उस आदमी को देखा और उसके गाल पर एक चाटा मारते हुए बोली, तुम होते कौन हो मेरी बहन को हाथ लगाने वाले। आज के बाद मेरी बहन को हाथ तो दूर की बात आंखों से भी देखा ना तो इन आंखों को निकाल लूंगी। जानते नहीं हो कौन हूं मैं? सरगम हूँ सरगम। मेरी बहन तो क्या, अब खान बीवी के पास में एक भी लड़की को नहीं रहने दूंगी। चाटा खाने के बाद उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने अगले ही पल सरगम को मारने के लिए हाथ उठाया लेकिन उसका हाथ किसी ने हवा में ही रोक दिया। उस आदमी ने गर्दन घुमा कर देखा तो वहां क्रिस खड़ा था। क्रिस ने इस वक्त व्हाइट कलर टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। आंखों पर गॉगल चढ़ाया हुआ था। उसके हल्के लंबे बाल आंखों में गॉगल किसी भी लड़की को घायल करने के लिए काफी था। लेकिन उसकी पर्सनालिटी से ना तो सरगम अट्रैक्ट हो रही थी और ना ही मीरा, और यह बात कहीं ना कहीं क्रिस को खल रही थी। उस आदमी ने क्रिस को देखकर कहा, ओ साहब, हाथ छोड़ो, दिखने में तो शरीफ लग रहे हो, कहाँ हमारी लड़ाई में बीच बचाव करने आ गए। क्रिस ने अपना चश्मा उतारा और अपनी नीली आंखों से उस आदमी को देखकर बोला, क्रिस शरीफ तो बहुत है लेकिन बस अपने घर वालों के सामने। इतना कहकर क्रिस ने एक पंच बनाकर उस आदमी के मुंह पर जड़ दिया। वह आदमी जमीन पर जा गिरा। क्रिस उस आदमी से कहा, शर्म नहीं आती लड़कियों पर हाथ उठाते हुए। इतना कहकर क्रिस ने मीरा को देखा और मीरा, वह तो हैरानी भरी नजरों से क्रिस को ही देख रही थी। और तभी क्रिस ने अपनी बात ठीक करते हुए कहा, नशे में हो तो अलग बात है। वह आदमी उठता उससे पहले ही वहां दो गार्ड आ गए। गार्ड ने उस आदमी को उठाते हुए क्रिस से कहा, सर क्या करना है इसका? क्रिस ने कहा, मेरे फार्म हाउस लेकर जाओ। वह दोनों गार्ड उस आदमी को लेकर जाने लगे तो वह आदमी चिल्लाते हुए बोला, छोड़ दो मुझे, जानते भी हो कौन हूँ, खान बीबी का खास हूँ। क्रिस ने एक गार्ड को देखकर कहा, अरे खान बीबी के खास आदमी को ढंग से लेकर जाओ। घसीटते हुए क्रिस के ऐसा कहने से गार्ड ने उस आदमी का कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए वहां से ले गया। उसके जाने के बाद क्रिस ने मीरा को देखा और सरगम से पूछा, कहीं? सरगम बोली, नहीं थैंक यू, आपने इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू, हम अपने आप चले जाएंगे। क्रिस बोला, कमाल है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। क्यों छुटकी, मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम्हारी बहन बहुत एटीट्यूड दिखा रही है। मीरा तो क्रिस को देखकर और ज्यादा खुद में ही सिमट गई। उसने कसकर सरगम को गले लगा लिया। क्रिस मीरा को देखकर मन ही मन बोला, मैंने कल रात कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से यह मुझसे इतना डर रही है, पर पता कैसे लगाऊं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तभी क्रिस के कानों में सरगम की आवाज आई, देखिए हम खुद चले जाएंगे, आपको हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रही बात एटीट्यूड की, तो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको अपना एटीट्यूड दिखाऊं। इतना कहकर मीरा सरगम को संभालती हुई वहां से जाने लगी। लेकिन क्रिस जानता था कि आखिर कल रात उसने ऐसा क्या किया कि मीरा उससे इतना डरने लगी। क्रिस ने कहा, यार कमाल की लड़की हो, पैदल भी तो जाओगी, मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। यह सुनते ही सरगम और मीरा दोनों ही रुक गई। सरगम ने पलट कर क्रिस को देखा और नम आंखों से बोली, कहाँ छोड़ोगे आप, हमें बताइए। क्रिस बोला, तुम्हारे घर। सरगम बोली, घर होता तो दुनिया वाले फायदा नहीं उठाते, हमारा कोई घर नहीं है, समझ में आया? प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए। इतना कहकर सरगम और मीरा दोनों ही वहां से जाने लगी। क्रिस दोनों को जाते देख रहा था।
कहीं न कहीं सरगम के आँसू क्रस को पिघला रहे थे। क्रस 4-5 कदम जल्दी-जल्दी चलकर सरगम के पास गया, बोला, देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों बहनों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और तुम्हारा कोई घर भी नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यह सुनते ही सरगम ने एक बार फिर गुस्से में कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या हेल्प करेंगे आप हमारी? आप हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। सरगम जाती उससे पहले ही क्रस ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, मेरी बात तो सुन लो, एक बार देखो, मैं तुम्हें एक फ्लैट दे देता हूँ, तुम चाहो तो अपनी बहन के साथ वहाँ रह सकती हो। सरगम गुस्से में बोली, अच्छा, और बदले में आपको क्या चाहिए बताइए और खुलकर बता दीजिए कि आपको बदले में क्या चाहिए। क्रस समझ रहा था कि सरगम क्या कहने की कोशिश कर रही है। क्रस बोला, देखो तुम गलत समझ रही हो, मैं अगर कुछ गलत करता तो कल रात ही तुम्हारी मीरा के साथ कर देता, लेकिन मैं रघुवंशी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लड़कियों के साथ गलत नहीं करता। तुम एक काम करो, उस फ्लैट में अपनी बहन के साथ रह लो। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो मुझे उसका रेंट दे देना। सरगम अब सोचने पर मजबूर हो गई। आखिर क्रस का ऑफर सही तो था। वह अपनी बहन को लेकर कहाँ-कहाँ भटकती। वापस से खान बीबी के घर तो जा नहीं सकती थी। सरगम सोच ही रही थी, तभी क्रस ने मीरा से कहा, ए छुटकी, समझा अपनी बहन को। मीरा ने चोर नजरों से क्रस को देखा, लेकिन फिर कुछ कहा नहीं। इतने में सरगम ने मीरा के गाल पर हाथ रख कर कहा, छोटी, चलें क्या फ्लैट में रहने? वैसे भी उस औरत के घर तो जाएंगे नहीं, वरना फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, और तेरा कॉलेज में एडमिशन भी तो करवाना है। मीरा ने फिर से चोर नजरों से क्रस को देखा और सरगम की तरफ देखकर हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं दी, मुझे इनसे डर लगता है। सरगम मीरा को जवाब देती उससे पहले ही क्रस बोला, ए छुटकी, मैंने कहा है अपनी बहन को समझा, या नहीं कहा कि अपनी बहन को मना कर दे। सरगम ने फिर मीरा को समझाते हुए कहा, मीरा चल, वैसे भी कहाँ जाएगी, तू भी तो जानती है हमारा कोई घर नहीं है, और जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम इन्हें रेंट दे देंगे, और फिर जब मेरी जॉब लग जाएगी तो हम अपने लिए छोटा सा फ्लैट खरीद लेंगे। मीरा ने जवाब नहीं दिया। इतने में क्रस ने मीरा की कलाई पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की तरफ खींचते हुए कहा, हाँ बस डिसाइड हो गया, तुम दोनों बहन मेरे दिए हुए फ्लैट में रहोगी, और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम मेरा रेंट दे दोगी। मीरा तो हैरानी से क्रस को देख रही थी, जो कितने ही हक से मीरा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ खींच रहा था, और मीरा ने सरगम का हाथ पकड़ा हुआ था। सरगम भी मीरा के साथ खींची जा रही थी। उसने गाड़ी का गेट खोला और मीरा को आगे बैठने का अप्रोच किया, लेकिन मीरा ने धीरे से गर्दन झुकाकर कहा, मैं दीदी के साथ पीछे बैठूंगी। क्रस गाड़ी के पीछे वाला गेट खोल दिया और दोनों बहनें पीछे बैठ गई। क्रस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वह गाड़ी का गियर चेंज करते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, क्रिस रघुवंशी द ग्रेट। क्रिस रघुवंशी को इन दोनों बहनों ने ड्राइवर बना दिया। करीब 1 घंटे बाद क्रस ने एक अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी रोकी। वह अपार्टमेंट देख कर ही लग रहा था कि वहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं। क्रस गाड़ी से उतरा, उसने एक साइड का गेट खोला। उसकी नज़र मीरा पर गई। मीरा ने क्रस को देखा और सरगम की बाजू कसकर पकड़ ली। क्रस ने अपना एक हाथ मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि छुटकी, चलो उतरो। मीरा ने ना में गर्दन हिला दी। क्रस ने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर सरगम को देखकर बोला, सरगम बाहर निकलो। सरगम ने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों बहनें गाड़ी से बाहर आ गई। मीरा ने तो कसकर सरगम की बाजू पकड़ी हुई थी। सरगम ने उस अपार्टमेंट को देखकर कहा, सर यह तो बहुत महंगा होगा, मैं इतना रेंट नहीं दे पाऊंगी, आप कोई छोटा मोटा कमरा रेंट पर दिलवा दीजिए। क्रस बोला, देखो मीरा, यहाँ पर्सनल फ्लैट है, तुम्हें रेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बहनें आराम से यहाँ रह सकती हो। जब तुम्हारे पास पैसा हो तब मेरा फ्लैट छोड़कर चली जाना, अपने लिए कोई और फ्लैट ढूंढ लेना। सरगम को यह सब करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल तो उन दोनों बहनों के पास ऑप्शन नहीं था। उन दोनों बहनों को एक छत चाहिए थी और इसीलिए सरगम को क्रस का ऑफर फिलहाल तो सही लग रहा था, लेकिन क्रस उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे जानना था कि आखिर कल रात उसके और मीरा के बीच क्या हुआ, जिस वजह से मीरा इतनी डर रही है, और इसीलिए उसने मीरा और सरगम को अपना फ्लैट ऑफर किया था। क्रस मीरा और सरगम को लेकर फ्लैट के पास आ गया।
कृष्ण ने अपनी जेब में से चाबी निकाली और फ्लैट का गेट खोल दिया। अंदर आया। उसने मीरा और सरगम को भी अंदर आने का इशारा किया। मीरा ने सरगम की बाजू पकड़ी हुई थी। उसे अभी भी कृष्ण से डर लग रहा था। कृष्ण ने दोनों बहनों को बैठने का इशारा किया। दोनों बहन उस फ्लैट के हॉल में बैठ गई। वह फ्लैट नहीं, उनके लिए तो महल था। 3 बीएचके के फ्लैट और इतना बड़ा हॉल। वह दोनों बहनें तो उस फ्लैट को ही देख रही थी। कृष्ण किचन में गया और 2 गिलास पानी लेकर आया। उसने सरगम और मीरा की तरफ ट्रे बढ़ाते हुए कहा, पानी पी लो। अब तुम्हें यहीं रहना है। बाद में आराम से इस फ्लैट को देखते रहना। 4 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद बोर हो जाओगी। सरगम फिर बोली, सर हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। कृष्ण ने कहा, मैंने कहा ना, पैसों की टेंशन मत लो। जब तुम्हारी जॉब लगेगी तब मेरा फ्लैट खाली कर देना। सरगम बोली, सर आप हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? कृष्ण बोला, मैंने कल रात तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी किया समझ लो उसका हर्जाना है, लेकिन तुम्हारी बहन मुझसे इतना डरती क्यों है? सरगम ने मीरा को देखा। मीरा ने भी पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा था। सरगम बोली, क्या हुआ छोटी, इतना क्यों डर रही है? मीरा ने धीरे से सरगम के कान में कहा, या मुझे अपनी नीली आंखों से डरा रहे हैं। सरगम ने हैरानी से मीरा को देखा तो कृष्ण सरगम की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्या कहा छुटकी ने? सरगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसे आपकी या नीली आंखें पसंद नहीं हैं। इसे आपकी नीली आंखों से डर लगता है। या सुनते ही कृष्ण की आंखें हैरानी से फैल गई। कृष्ण बोला, तुम क्या पागल हो? आधी से ज्यादा दुनिया मेरी आंखों पर मरती है, खासकर लड़कियां। जिस लड़की की तरफ देख लो ना, वह लड़की इन आंखों से हिप्नोटाइज हो जाती है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें मेरी आंखों से डर लग रहा है। पागल तो नहीं हो? कृष्ण यह सारी बातें ऐसे कही थी कि मीरा का रोना निकल गया। मीरा ने सरगम की बाजू पकड़कर लड़खड़ाती जुबान में डरते हुए कहा, दीदी प्लीज यहाँ से चलो, यह नीली आंखों वाला राक्षस मुझे मार देगा। अब तो कृष्ण का सब्र का इम्तिहान हो गया। कृष्ण बोला, नीली आंखों वाला राक्षस? यार तुम पागल तो नहीं हो? नीली आंखों वाला एंजल हूं मैं, मुझे राक्षस बोल रही हो? एक तो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे राक्षस कह रही हो? छुटकी, सच में तुम बहुत नौटंकी हो। अपनी जगह से खड़ा हुआ उसने अपनी जेब में से सरगम को फ्लैट की चाबी देते हुए कहा, अब इस घर में रहो, कोई कुछ कहे तो मुझे फोन कर देना। सरगम बोली, सर हमारे पास फोन नहीं है। कृष्ण ने लैंडलाइन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो वहां रहा फोन, और उसके पास जो डायरी है उसमें मेरा और मेरे भाइयों का नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम हो बिना सोचे समझे किसी को भी कॉल कर देना। कृष्ण अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने एक बार फिर छुटकी की तरफ देखा। छुटकी को देखकर कृष्ण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसमें दो राय नहीं थी कि छुटकी ने कृष्ण को कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट किया हुआ था। इसीलिए कृष्ण ने दोनों बहनों को अपना फ्लैट रहने के लिए दे दिया था। कृष्ण सरगम को देखकर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल कर लेना। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और कृष्ण वहां से चला गया। कृष्ण नीचे पार्किंग में आया और उसने गाड़ी का गेट खोलकर खुद से कहा, यार ना तो उनके पास कपड़े हैं और ना ही कुछ खाने के लिए, चलो अरेंज कर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में हीर रघुवंशी बहुओं के साथ दान पुण्य कर रही थी। इसने तो कुछ नियम पाल रखे थे, उसके हिसाब से वह हर महीने मंदिर जाकर दान पुण्य करती थी और इसलिए रघुवंशी परिवार की सारी बहू को लेकर आई थी। यहाँ तक कि अब तो राजवीर और रूही भी रघुवंशी परिवार में ही रहने लगे थे। रूही भी उनके साथ आती थी। रघुवंशी खानदान की बहू ने दान पुण्य करके मंदिर के बाहर आई। बाहर आकर उन सब ने मंदिर की तरफ देखकर हाथ जोड़े और तभी कुछ हुड़दंग लड़के बाइक पर आए और उन्होंने फुल स्पीड से बाइक रघुवंशी खानदान की बहू के सामने से निकाली। वह बाइक इतनी स्पीड में थी कि रूही को बाइक का हैंडल लग गया। रूही को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाते हुए बोली, अंधे हो, दिखाई नहीं देता सड़क है या? रणवीर नहीं कि अपनी बाइक का जहाज बना रखा है, बदतमीज कहीं के। हीर ने रूही के बाजू पर हाथ मार कर कहा, उसे समझाते हुए कहा, छोड़ो रूही, जाने दो, बच्चे हैं। रूही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपना गुस्सा शांत कर लिया। लेकिन तभी वह लड़के अपनी बाइक घुमाकर वापस से रघुवंशी खानदान की बहू के सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक लड़के ने चुटकी बजाकर रूही को देखकर कहा, क्या बकवास कर रही थी तुम? या सुनते ही रूही के साथ साथ
साथ सबको गुस्सा आ गया। वह चारों उन सबको घूरकर देख रही थी। उनमें से एक लड़का बोला, सुनाई नहीं दिया? अब मुंह पर बोलो, क्या बोल रही थी? रूही गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले ही हीर ने रूही का हाथ पकड़ लिया और उन लड़कों को देखकर बोली, देखो बच्चों, यह सड़क है, आसपास मंदिर भी है, छोटी छोटी दुकानें भी हैं, तुम्हें अपनी बाइक आराम से चलानी चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम्हारे साथ साथ सामने वाले को भी चोट लगेगी। उनमें से एक लड़का बाइक से उतर गया और हीर के सामने आकर हाथ बांध कर बोला, हम तो ऐसे ही बाइक चलाएंगे, क्या कर लोगी? हीर तो कुछ बोली नहीं, लेकिन रूही ने दांत पीसते हुए कहा, तुम जानते भी हो किसके सामने खड़े हो? वह सारे लड़के हंसने लगे। उनमें से एक लड़का जो बाइक पर ही बैठा हुआ था वह बोला, नहीं जानते, बता दो आप सारी हसीन परियां कौन हो? यह कहकर वह सारे हंसने लगे और तभी उनमें से एक बोला, यार कौन कहेगा इन्हें आंटी, या तो 30 से ऊपर की लगती ही नहीं है। इतना कहकर वह सारे आपस में हंसने लगे। रूही को गुस्सा आ गया और उसने अपने सामने खड़े हुए लड़के के गाल पर खींच कर एक चाटा जड़ दिया। उस लड़के का चेहरा एक साइड हो गया। उस लड़के की आंखों में गुस्सा उतर आया। उस लड़के ने अपनी मुट्ठी बंद की और जैसे ही रूही को मारने को हुआ तभी वहां एक बुलेट आकर रुकी और उस लड़के का हाथ रुक गया। उस लड़के ने अपने पीछे देखा तो एक 6 फुट का हट्टा कट्टा लड़का बुलेट पर बैठा हुआ था। उसने अभी अभी उस सड़क पर बुलेट रोकी थी। उस लड़के ने अपना हेलमेट उतारा तो उस लड़के को देखकर रघुवंशी खानदान की बहू भी हैरान हो गई। उस लड़के ने अपना हेलमेट उतार कर अपने बालों में हाथ मारा और फिर अपना हेलमेट बुलेट के हैंडल पर टांग दिया। उस लड़के ने व्हाइट कलर की शर्ट और फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी। देखने में बिल्कुल राजवीर की दूसरी कॉपी था। उस लड़के को दूर से ही देखकर सब कह सकते थे कि वह राजवीर और रूही का बेटा है। वह कोई और नहीं बल्कि युगवीर था। युग पूरा एटीट्यूड के साथ उस लड़के के पास आया जो रूही को मारने वाला था और हाथ बांधकर बोला, रुक क्यों गया? मार। उस लड़के ने जैसे ही रूही को मारने के लिए हाथ उठाया, युग ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और पीछे मरोड़कर धक्का दे दिया। वह लड़का सीधा जमीन पर जा गिरा और तभी बाइक पर बैठे हुए सारे लड़के बाइक स्टैंड पर लगाकर उतर गए और एक साथ ही युग को मारने के लिए आए। लेकिन यह तो बिल्कुल अपने पापा जैसा था। उसने तो एक एक की अच्छे से धुनाई कर दी। थोड़ी ही देर में वह सारे लड़के सड़क पर पड़े हुए थे, दर्द से कराह रहे थे। युग ने अपनी बाजुओं को ऊपर चढ़ाते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और उन लड़कों को देखकर कहा, शुक्र मनाओ मेरे हत्थे चढ़े हो। पापा के हत्थे चढ़ते ना तो हड्डियां तोड़ते, मैंने तो फिर भी छोड़ दिया। पापा देख लेते ना तो सच कहता हूँ इतना मारते, कितना मारते कि घर वाले तुम्हारी शक्ल भी पहचान नहीं पाते। जानते भी हो किस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे? पापा की चटोरी बिल्ली है। अगर आज कुछ हो जाता तो तुम्हारा टिकट तो सीधे कट जाता। अगले ही पल युग ने उन सबको उंगली दिखाकर कहा, आज के बाद किसी को भी छेड़ते मैंने तुम्हें देख लिया तो तुम सबकी खैर नहीं। अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर एक लड़के के पैर पर खींच कर लात मारी और वह सारे जैसे तैसे उठकर अपनी बाइक पर बैठकर वहां से भाग गए। युग ने एक नजर उन सबको देखा और वापस से जाने लगा और तभी रूही ने युग का हाथ पकड़कर कहा, युग अब क्या बात भी नहीं करोगे? युग ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, नहीं करूंगा, अब जाने दो। युग जाने लगा और तभी रूही ने फिर कहा, बहुत हुआ युग, माँ हूँ तुम्हारी, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। यह सुनते ही युग ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों सुनूं आपकी बात? आपने मेरी बात सुनी थी, आपने मुझे समझा था, आपने मुझे बोलने का मौका दिया था, नहीं ना? जिसको जो मन में आया उसने किया, अब मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा। युग जाने लगा तभी हीर बोली, युग रुक जाओ, कम से कम एक बार बात तो सुन लो। हीर की आवाज सुनकर युग रुक गया। उसने पलट कर हीर को देखा और बोला, बड़ी माँ प्लीज मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि अपने माँ बाप को माफ कर दूंगा। हीर आगे आई, उसने युग की कलाई पकड़ी और बोली, कम से कम मिलने तो आ जाया कर, तू तो मिलने भी नहीं आता। मानती हूँ अपने माँ बाप से गुस्सा है, लेकिन अपनी बड़ी माँ और बड़े पापा से तो मिलने क्यों नहीं आता? अपनी इन दोनों मामी से मिलने क्यों नहीं आता? सिवाय दिव्यांश कितनी बार तुम्हारे बारे में जिक्र करते हैं और तुम हो कि किसी से मिलने नहीं आते। युग बोला, नहीं मिलूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा। उस दिन मुझे घर से निकाल दिया था ना, तो अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। आर्या और दृष्टि दोनों ही आगे आने लगी तो युग ने उन दोनों को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप सबके पतियों को माफ कर दूंगा, बिल्कुल
नहीं करूँगा और उस घर में तो वापस बिल्कुल नहीं जाऊँगा। इसीलिए एफर्ट लगाना बंद कीजिए। युग की बात सुनकर रूही की आंखें नम हो गई। युग ने फिर अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, मेरे सामने रोने से कुछ नहीं होगा। जाइए पापा के सामने रोइए। पापा के कंधे पर सिर रखकर अपना दर्द निकालिए, क्योंकि अब आपके दर्द से मुझे फर्क नहीं पड़ता। युग जाने लगा और तभी आर्या और दृष्टि एक साथ बोली, युग सच में तुम्हें हमारे दर्द से फर्क नहीं पड़ता? यह सुनते ही युग ने पलटकर आर्या और दृष्टि को देखा और अपने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या बात है? दोनों बहनें एक सुर में बोली। अगले ही पल युग गुस्से में बोला, तब तो आप दोनों बहनों की आवाज नहीं निकली जब सबके सामने पापा ने मुझे थप्पड़ मारा था। तब तो आप दोनों बहनों ने मेरा साथ नहीं दिया था। एक बार नहीं कहा आपने राजवीर भैया से कि युग की गलती नहीं है? आर्या बोली, युग बात समझने की कोशिश करो। अगर वहाँ मिस्टर ऑलराउंडर होते तो यह सब होता ही नहीं। युग ने मुस्कुराकर कहा, वही तो, सिवाय की छुई मुई। इसीलिए तो मैं मामा से गुस्सा नहीं हूँ और उनसे मिलता रहता हूँ। इतना कहकर युग अब एक मिनट भी वहाँ नहीं रुका और बुलेट पर जाकर बैठ गया। और तभी रूही गुस्से में बोली, पापा से इतना नाराज है लेकिन उनकी बुलेट चलाना नहीं छोड़ेगा। युग हेलमेट पहनते हुए रुक गया और फिर से एक किलर मुस्कुराहट के साथ बोला, पापा से नाराज हूँ, बुलेट से नहीं। इतना कहकर युगवीर वहां से हवा की तरह अपने बुलेट को लेकर चला गया और रूही युग को जाते हुए देख रही थी। रूही ने अगले ही पल पैर पटक कर कहा, मैं पागल हो जाऊंगी इन दोनों बाप बेटा के बीच में पिस कर रह गई हूँ। यह अपने पापा से नहीं मिलता, इसके पापा उन्हें तो जैसे इसकी फिक्र ही नहीं है। दूसरी तरफ क्रश अपने अपार्टमेंट में वापस आया। उसके हाथ में कुछ बैग्स थे। उस बैग में सरगम और मीरा के लिए जरूरी सामान था। आखिर क्रश के अंदर अपने पापा के गुण जो थे और इसलिए वह भी मीरा और सरगम का एक जेंटलमैन की तरह ध्यान रख रहा था। क्रश अपने अपार्टमेंट के गेट की बेल बजा रहा था, लेकिन अभी तक दोनों बहनों में से किसी ने भी गेट नहीं खोला। क्रश ने एक बार फिर बेल बजाई और इस बार मीरा ने गेट खोला। क्रश ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा तो हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अच्छा जी, छुटकी ने मेरे ही कपड़े पहन लिए। मीरा ने खुद को देखा तो उसने एक टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था जो शायद क्रश का था और वह लोअर और टी शर्ट में बहुत प्यारी लग रही थी। किसने कहा अंदर आओ? मीरा डरते हुए थोड़ा सा पीछे हट गई और क्रश अंदर आ गया। क्रश सिटिंग एरिया के सोफे पर बैठ गया और उसने अपने बैग्स टेबल पर रख दिए। और तभी सरगम बोली, मीरा कौन है? लेकिन मीरा तो चुपचाप सहमी हुई खड़ी हुई थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। इतने में सरगम ने कमरे से फिर पूछा, मीरा कौन है? और तभी क्रश बोला, नीली आंखों वाला राक्षस। इतना कहकर क्रश ने मीरा की तरफ देखा जो चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़ी हुई थी। क्रश की नज़र इस वक्त मीरा पर ही टिक गई थी। क्रश की लोअर टी शर्ट मीरा के बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी मीरा उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। वह अभी अभी शायद नहाकर आई थी, इसलिए उसके गीले बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। तभी सरगम कमरे से बाहर आई। सरगम ने भी क्रश के ही कपड़े पहने हुए थे। उन दोनों के पास कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्रश के ही कपड़े पहन लिए। क्रश ने दोनों बहनों को देखकर कहा, क्या बात है, मेरे कपड़ों पर कब्जा? सरगम मीठी सी आवाज में बोली, सर हमारे पास कपड़े नहीं हैं, आप यह जानते हैं। क्रश ने टेबल की तरफ इशारा किया जहां बहुत सारे पैकेट रखे हुए थे। क्रश बोला, मैं अपने हिसाब से तुम दोनों बहनों के लिए कपड़े लेकर आया हूं, तो तुम यह कपड़े पहन लेना। और हाँ, मेरा लोअर टी शर्ट धोकर वापस वहीं रखना जहां से निकाला है। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी क्रश ने जानबूझकर मीरा को देखा और बोला, ए छुटकी, तुझे भी कह रहा हूँ, मेरा लोअर टी शर्ट धोकर वापस रखना। मीरा ने तो एक नजर भी क्रश की तरफ नहीं देखा और गर्दन झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी और फिर धीरे धीरे से सरकती सरकती सरगम के पीछे जाकर छुप गई। क्रश खड़ा हुआ और सरगम से बोला, इसमें खाना भी है, दोनों बहनें कुछ खा लेना और किचन में सारा सामान रखा है तो बनाकर खा लेना। खाना बनाना आता है? दोनों बहनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। क्रश के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। क्रश बोला, ठीक है छुटकी, जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। उसके अंदर यह आदत अपने पापा के अंदर से आई थी।
क्रस भी चाय का पक्का वाला फैन था और इसलिए उसने सबसे पहले मीरा को चाय बनाने के लिए कहा। मीरा ने सरगम की तरफ देखा तो सरगम बोली, मैं बनाकर लाती हूँ। उसने कहा, नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम यहाँ बैठो। और फिर उसने मीरा को देख कर कहा कि छुटकी, सुना नहीं, जाओ चाय बनाकर लाओ, या तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? मीरा ने सिर झुकाकर धीरे से बोला, आती है। क्रस बोला, तो जाओ बनाकर लाओ। क्रस मीरा की तरफ देखा तो मीरा चुपचाप गर्दन झुकाकर किचन की ओर चली गई। क्रस फिर सरगम को देखकर अपने पास आने का इशारा किया। सरगम थोड़ा सा क्रस के पास गई तो क्रस बोला, चलो बैठो। सरगम और क्रस दोनों ही सोफे पर बैठ गए। क्रस सरगम को ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला, जॉब करनी है? सरगम की आंखों में चमक आ गई। सरगम बोली, हाँ करनी है, लेकिन मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और ग्रेजुएशन भी प्राइवेट किया है। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल एजुकेशन नहीं ली है। आप समझ रहे हैं ना? वैसे आप मुझे किसी मेल की जॉब दिलाएंगे तो मैं वह भी कर लूँगी। क्रस बोला, तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो कि मैं तुम्हें एक लग्जरी फ्लैट में लाने के बाद मेल की जॉब करवाऊंगा? सरगम तो हैरानी से क्रस को देख रही थी। सरगम बोली, मैं कुछ समझी नहीं। उसने कहा, देखो, ग्रेजुएशन कर लेना काफ़ी है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे दूंगा, तुम धीरे धीरे काम करना सीख जाना। सरगम थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ बोली, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं आती। यह सुनकर क्रस ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड थोड़ी है, वह तो बस एक लैंग्वेज है। और नहीं आती तो तुम सीख लो, धीरे धीरे साइड बाय साइड यह लैंग्वेज भी सीख लो और मेरे ऑफिस में काम करना भी सीख लो। फिर तुम अपनी छुटकी को कॉलेज में भी भेज सकती हो, इस अपार्टमेंट का रेंट भी दे सकती हो। सरगम ने क्रस की तरफ देखकर फिर कहा, आप हमारे ऊपर इतना एहसान क्यों कर रहे हैं? क्रस बोला, क्योंकि मैं अपने पापा पर गया हूँ। अचानक ही क्रस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, देखो, कोई एहसान नहीं कर रहा, बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प में और एहसान में फ़र्क होता है। तुम्हें मेरी हेल्प नहीं लेनी तो मत लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। सरगम बोली, हाँ लेनी है, बिल्कुल लेनी है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्रस एक गहरी सांस लेकर कहा, आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो और जितनी जल्दी हो सके रघुवंशी इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू देने जाओ। मैं तुम्हें किसी का नंबर दूंगा, तुम जाकर डायरेक्ट उसी से मिल लेना, वह तुम्हें जॉब पर रख लेगा। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी क्रस फिर से एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, छुटकी, चाय बनी कि नहीं? और तभी मीरा अपने हाथों में एक ट्रे लेकर हॉल में आई। मीरा ने वह ट्रे क्रस के सामने रख दी और जल्दी से जाकर सरगम के पास खड़ी हो गई। सरगम ने मीरा को अपने पास बैठा लिया। मीरा ने अब भी क्रस को नहीं देखा और मीरा जितना क्रस से डरती थी उसको उतना ही मजा आता था। ऐसा लगता था जैसे कि क्रस जानबूझकर मीरा को डरा रहा है। उसने चाय का कप उठाया और उसमें से एक सिप ली। क्रिस को चाय बहुत टेस्टी लगी। क्रिस एक बार मीरा को देखा तो मीरा ने तो डर के मारे फिर से अपनी गर्दन झुका ली। उसे लगा शायद ठीक नहीं बनी और इसीलिए तो उसे गुस्से में देख रहा है। मीरा क्रिस से इतना डरती थी कि उसे क्रिस की शरारत नजर ही नहीं आती थी और क्रिस की यह समझ रहा था कि उस रात उसने कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से मीरा इतना डरती है। क्रिस ने चाय पी, फिर सरगम की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी छुटकी ने तो चाय बहुत टेस्टी बनाई है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। यह सुनते ही मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराहट मीरा की खूबसूरती को दुगना कर रही थी। चाय पीने के बाद क्रिस खड़ा हुआ और बोला, तो ठीक है, कल तुम रघुवंशी इंडस्ट्रीज आ जाना। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और क्रिस ने एक नज़र मीरा को देखा और बोला, बाय छुटकी। मीरा ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी क्योंकि क्रिस ने उसकी चाय की तारीफ की थी। क्रिस वहां से चला गया। रघुवंशी मेंशन। रात का वक्त। हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल की मेन चेयर पर बैठा हुआ था। उसके एक साइड शिवाय और एक साइड दिव्यांश बैठे हुए थे और तभी राजवीर मेंशन में एंटर हुआ। राजवीर को देखकर हर्षवर्धन ने कहा, आज इतना लेट? राजवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, चाचू, एक होटल की डील के सिलसिले में मीटिंग थी, बस इसलिए लेट हो गया। मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में डिनर करते हैं। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। रघुवंशी खानदान की बहुएं बार बार गेट की तरफ देखती क्योंकि आज देव ने घर आने के लिए कहा था लेकिन अब तक नहीं आया।
दिव्यांश दृष्टि की तरफ देखकर बोला, अब जब तक तुम्हारा लाडला नहीं आएगा तब तक क्या हमें भी खाना नहीं दोगी? दृष्टि थोड़ी सी भावुक होकर बोली, दिव्यांश आप समझते क्यों नहीं, हमारा बच्चा बीमार है। दिव्यांश बोला, तुम्हारा बच्चा बीमार है क्योंकि वह दवाइयाँ नहीं खाता, टाइम से अपनी मेडिसिन नहीं लेता, इसीलिए वह बीमार है। इतनी मुश्किल से वो ठीक हुआ था लेकिन फिर से वैसा ही हो गया। दृष्टि बोली, यही तो बात है, तुम कभी मेरे बच्चे को समझ ही नहीं पाए, इसलिए वह घर में नहीं रहता। कभी होटल में, कभी फार्म हाउस में, कभी पर्सनल फ्लैट में वहीं रहता है। दिव्यांश बोला, दृष्टि एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा बेटा अपनी बीमारी की आड़ में कुछ गलत कर रहा है तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। वह यहाँ नहीं रहता, मैं समझ सकता हूँ, जवान लड़का है, नहीं टाइम स्पेंड करना उसे फैमिली में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लोगों से दूर रहकर हमारे घर के नियम कानून को तोड़ता रहे। अगर मुझे पता चला कि उसने किसी लड़की की जिंदगी खराब की या मुझे एहसास हो गया तो तुम्हारे सामने हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालूंगा, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दृष्टि कुछ बोलती ही ने दृष्टि की बाजू पकड़ ली और दिव्यांश दृष्टि दोनों को समझाते हुए कहा, हद हो गई तुम दोनों की, तुम दोनों मिलकर अपने बच्चे को नहीं संभाल रहे, बस आपस में लड़ने लगते हो। क्या गलत कहा दृष्टि ने, बच्चा तो हमारा बीमार है ना? दिव्यांश बोला, चाची बच्चा बीमार है क्योंकि घर में नहीं रहता, बच्चा बीमार है क्योंकि अपनी प्रॉब्लम हम सब के साथ शेयर नहीं करता, उसके दिमाग में जो स्ट्रेस है ना वह उसका खुद का लिया हुआ है। दिव्यांश इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने कहा, बस बहुत हुआ, इतनी देर से तुम सबको बहस करते हुए देख रहा हूँ, जब से बच्चे बड़े हुए हैं इस घर में एक बार भी सबको साथ में खाना खाते हुए नहीं देखा। सुबह हो गई, शाम हो गई, बस लड़ने लगते हो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम सबने अपने बच्चों की परवरिश की कैसे है, तुम सबसे अपना एक एक बेटा संभाले नहीं संभल रहा। तभी राजवीर पीछे से आया और उसने हर्षवर्धन के कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, चाचू शांत हो जाइए, चाचू प्लीज शांत हो जाइए। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर गुस्से में कहा, कैसे शांत हो जाऊं, तूने कौन सा अपने बच्चे को संभाल कर रखा है? तूने भी बिना सोचे समझे सबके सामने उसे चाटा मार दिया और अब वह रघुवंशी मेंशन की तरफ पलट कर नहीं देखता। राजवीर भी गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया, सिवाय कुछ बोलने को हुआ तभी हर्षवर्धन ने सिवाय को उंगली दिखाकर रोकते हुए कहा, तू क्या समझाएगा, तेरा बेटा तो सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है, उसके तो सिर्फ 24 घंटे गुस्सा सवार रहता है। सही कहती थी आर्या, सही टाइम पर अभिमान को 2-4 चाटे मारे होते तो अभिमान ऐसा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लाड प्यार की वजह से वह लड़का बिगड़ गया, अब वह हमें ही आंखें दिखाता है। आर्या का दिल भर आया। आर्या बोली, चाचू आंखें नहीं दिखाता बल्कि शक्ल भी कभी कभी दिखाता है, इस घर में इतने बच्चे हैं लेकिन देखो साथ में कोई भी नहीं। आज युग मिला था, उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ नाराजगी भी थी, लेकिन राजवीर भैया उससे माफी नहीं मांगेंगे। यह सुनते ही राजवीर ने हल्के गुस्से में आर्या को देखकर कहा, बच्चा तुम क्या चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगू? वह मेरा बाप है या मैं उसका बाप हूँ? अगर मैंने उसे एक थप्पड़ मार ही दिया था तो क्या घर से चला जाएगा, और चला जाएगा तो चला जाएगा। अगर तुम सब यही सोचती हो कि मैं युग के हाथ जोड़कर उसे मना कर घर लाऊंगा तो भूल जाओ, मैं युग को मना कर नहीं लाऊंगा, बाप हूं मैं उसका, समझे? आर्या ने सिवाय की तरफ देखा तो सिवाय बोला, मुझे क्या देख रही हो, मैं तो खुद अपने बेटे को नहीं संभाल पाया, और वैसे भी सही तो कह रहा है राजवीर, एक थप्पड़ ही तो मारा था लेकिन उसने तो हद कर दी, घर ही छोड़कर चला गया। तुम भूल गई कि हम चाचू से कितना पिटते थे लेकिन कभी घर छोड़कर नहीं गए, और वह है कि बस एक थप्पड़ लगते ही घर छोड़कर चला गया। आजकल के बच्चों का तो भगवान ही मालिक है। तभी रघुवंशी मेंशन में देव की एंट्री हुई। देव ने डाइनिंग एरिया की तरफ देखा जो आज फिर रघुवंशी फैमिली के सीनियर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। देव खुद में ही बड़बड़ाया, जब भी मैं इस घर में आता हूँ या लोग लड़ते हुए ही मिलते हैं और फिर कहते हैं कि घर के जूनियर घर में नहीं आते। अरे घर में आते ही मुझे कलह देखने को मिल जाता है। 2 कदम आगे आया और बोला, माँ। देव की आवाज सुनकर दृष्टि ने देव को देखा। देव को देखकर दृष्टि के चेहरे पर तसल्ली आ गई। दृष्टि 2 कदम आगे बढ़ी थी कि
तभी दिव्यांश चिल्लाया, शिकंजी जहां खड़ी हो वहां खड़ी रहो। खबरदार, तुम अगर इस लड़के के पास गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दृष्टि ने हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, मैं सच कह रहा हूँ दृष्टि, अगर चाहती हो कि तुम्हें मुझ में और देव में से किसी एक को चुनना पड़े तो जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। पहले मैं इससे सवाल करूंगा और यह मेरे सवालों का जवाब देगा, उसके बाद ही यह घर में आ सकता है। देव दिव्यांश को देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब पापा के गुस्से को देखकर देव के चेहरे पर भी गुस्सा आ गया। दिव्यांश अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ देव के करीब जाने लगा और तभी सिवाय बोला, अब एक को थप्पड़ मारा था, वह अभी तक नहीं आया, इसे कुछ करेगा तो यह भी चला जाएगा। गुस्से पर कंट्रोल कर दिव्यांश ने पलट कर सिवाय को देखकर कहा, तू यह सलाह अभिमान को जाकर दे, मुझे नहीं। सही कहता है राजवीर, हम इनके बाप हैं या हमारे बाप नहीं, लेकिन या तो हमारे दादा बनने की कोशिश करते हैं। इन्हें कुछ मत कहो, इनसे सवाल मत पूछो, इन्हें थप्पड़ मत मारो, वरना या घर छोड़कर चले जाएंगे। मेरे सवालों का जवाब तो इसे देना ही पड़ेगा। इतना कहकर दिव्यांश ने फिर से देव को देखा और अगले ही पल देव का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, कल रात किसी लड़की के साथ था। देव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिमाग में सरगम आ गई। देव को समझते देर नहीं लगी कि उसके पापा सरगम के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हैं। देव कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, झूठ नहीं सुनूंगा देव, हमारे खानदान में सब लड़कियों की इज्जत करते हैं, अपनी सो कॉल्ड जरूरत पूरी करने के लिए किसी की जिंदगी खराब नहीं करते। आप बताओ मुझे, कल तुमने अपने मैनेजर को लड़की का इंतजाम करने के लिए क्यों कहा था? शर्म नहीं आती तुम्हें? रघुवंशी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आती? देव थोड़ा सा एटीट्यूड में बोला, मैं परेशान था, लेकिन मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि उसे फैमिली उसके घर छोड़ दिया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया? और तभी दृष्टि उसके पास आने को हुई तो दिव्यांश ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, कितनी बार कहा है तुम्हें, बाप बेटे के बीच में मत आया करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा देव बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी बीमारी से गुजर रहा है जो इसने खुद पाली है। दिव्यांश ने फिर देव को देखकर कहा, हाँ तो बताओ, मैं कैसे मान लूं कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया? देव बोला, मैं प्रूफ देने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन जब आपको पता चल ही गया है कि कल मैं किसी लड़की के साथ कुछ करने वाला था, तो यह भी पता लगा लीजिए कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही दृष्टि बोली, बस कर दो। अगर वह बोल रहा है कि उसने किसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया तो क्या मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने पर तुले हुए हो? अरे कम से कम हमारी परवरिश पर यकीन तो कीजिए कि हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। दिव्यांश दृष्टि को देखकर बोला, तो मान लेता हूँ कि तुम्हारे बेटे ने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उस लड़की को बुलाया क्यों? अगर इसके जिस्म में इतनी आग लगी है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? क्यों किसी लड़की की जिंदगी खराब करने पर तुला है? दृष्टि भी अब गुस्से में दिव्यांश को देख रही थी। दृष्टि बोली, आप यह कहना चाहते हैं ना कि हमारा देव बिगड़ गया है? दिव्यांश बोला, हाँ बिगड़ गया है, यही कहना चाहता हूँ। सुना तुमने? दृष्टि बोली, तो यह भी सुन लीजिए कि यह बिल्कुल आप पर गया है। यह सुनते ही दिव्यांश के हाथ देव के कॉलर से ढीले हो गए। वह हैरानी से दृष्टि को देखने लगा। दृष्टि बोली, मुझे लगता है आपको इशारा ही काफी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया था। आपने किया तो ठीक, मेरा बेटा कर रहा है तो गलत, तब नहीं सोचा कि आप जो मेरे साथ कर रहे हैं कल को आपकी औलाद किसी के साथ करेगी। दिव्यांश ने कहा, दृष्टि मुझे इस बात का पछतावा है और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागा था और तुम्हें इस रघुवंशी खानदान की बहू बनाया था। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने जो गलती की है वह मेरा बेटा भी दोहराए। दृष्टि बोली, लेकिन वह कह रहा है ना कि उसने लड़की के साथ कुछ नहीं किया, तो क्या आपको अपने परवरिश पर थोड़ा भी भरोसा नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चे जैसे भी हैं लेकिन किसी की जिंदगी खराब नहीं करेंगे? लेकिन आप तो राशन पानी लेकर चले जाते हो, बच्चों के ऊपर एक बार नहीं सोचते कि अगर वह नाराज है तो उन्हें अपने पास बैठाकर उनकी नाराजगी दूर कर ली जाए। सिवाय बोला, भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन बच्चे हमारे पास बैठे तो बैठते ही नहीं है ना, उन्हें डर लगता है ना, उन्हें शर्म आती है। एक हम थे कि कुछ भी गलत करने से पहले कमर कस लेते थे कि चाचू से पिटाई होगी।
लेकिन देखो यहाँ तो जरा सा किसी को थप्पड़ क्या मार दो, घर छोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। तभी देव सबको देखकर बोला, इसीलिए मैं इस घर में नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता आप लोग बहस करते हुए थकते नहीं हैं। फिर उसने अपने पापा को देखकर कहा, पापा अगर मैं किसी लड़की के साथ रात भर था भी तो यह मेरी चॉइस है। यह सुनते ही दिव्यांश ने खींच कर एक थप्पड़ देव के गाल पर जड़ दिया और देव का गाल साइड हो गया और अगले ही पल दृष्टि ने भी देव की कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या कहा तूने? अगर तू किसी लड़की के साथ रात भर होगा तो यह तेरी चॉइस है? किसी लड़की की जिंदगी खराब करना तुझे चॉइस लगती है? मैं यहाँ तेरे लिए तेरे बाप से लड़ रही हूँ और तू मुझे यह बता रहा है कि तू कितना गंदा सोचता है। दृष्टि की आंखों से आंसू आने लगे तो वह दिव्यांश को इसलिए समझा रही थी ताकि घर में कलह ना हो, लेकिन देव के ऐसे बोलने से दृष्टि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। आखिर दृष्टि ने वह सब कुछ झेला था जो शायद एक लड़की कभी ना झेलना चाहती हो। और दृष्टि कहा, तूने किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दी। देव हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था तो दृष्टि ने देव की बाजू पकड़कर उसे घर से बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, निकल यहाँ से, जा यहाँ से। मैं मान लूंगी मेरा कोई बेटा ही नहीं था। जा यहाँ से। तू जानता भी नहीं मैंने तुझे कैसे पैदा किया। मैंने तुझे पैदा करने के लिए सबसे लड़ाई की, भाई से झूठ बोला, तेरे पापा से झूठ बोला, तुझे अकेले पालने के लिए तैयार हो गई। लेकिन यह नहीं पता था कि जिसे मैं अपनी दुनिया समझ रही हूँ वह लड़का बड़ा होकर मुझे अपनी चॉइस बताएगा, वह भी इतनी घटिया चॉइस। जा यहाँ से। युग भी नहीं आता, तू भी मत आना। वह तो पहले से ही नहीं आता, कोई जरूरत नहीं है किसी को यहाँ आने की। इतना कहकर दृष्टि ने गुस्से में देव को घर के बाहर खड़ा कर दिया और अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। हर्षवर्धन ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, यह क्या हो रहा है हमारे घर में? हीर ने देव को देखकर कहा, देव वापस आओ। देव ने ना में गर्दन हिला दी। हीर ने फिर कहा, देव तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी माँ है, तुम्हें एक चाटा मार देगी तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। वापस आओ। देव ने ना में गर्दन हिला दी। हीर ने फिर कहा, देव वापस आओ, अपनी माँ से माफी मांगो। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुनिया में लाने के लिए कितना कुछ सहा है। जाओ अपनी माँ से माफी मांगो। लेकिन देव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बड़ी माँ मैं इस घर में नहीं आऊंगा। आप लोग चाहते ही नहीं हो कि मैं, युग और अभिमान इस घर में रहें। जब देखो अपने डिसीजन हम पर थोपते रहते हो। ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था मैंने, आजकल सब यह करते हैं। यह सुनते ही सिवाय चिल्लाया, बहुत हुआ देव, सब करते होंगे लेकिन रघुवंशी फैमिली में यह सब कोई नहीं करता। समझा, हमारा एक स्टेटस है, इज्जत है। सारा शहर जानता है कि रघुवंशी फैमिली लड़कियों की कितनी इज्जत करती है और तुम हो कि कल रात किसी लड़की के साथ कुछ गलत करने वाले थे। कुछ तो शर्म करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोक रहे हैं तो तुम्हें उल्टा गुस्सा आ रहा है। मुझे तो लगता था मेरा ही अभिमान ऐसा है जो मेरा खून पीता है, लेकिन तुम सब बच्चों ने तो जैसे कसम खा रखी है कि तुम सब भी हमारा खून पियोगे। देव बोला, हाँ तो ठीक है ना, नहीं पीता आप लोगों का खून, चला जाता हूँ यहाँ से। वैसे भी आप लोगों को मुझसे क्या ही फर्क पड़ता है। मैं बीमार रहूं, खुश रहूं, ना रहूं, मर भी जाऊंगा तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं। यह सुनते ही सब हैरानी से देव को देखने लगे। वह देव जो सबकी गोद में खेल कर बड़ा हुआ था, वह अब सबको बातें बनाने लगा था, मरने जीने की बातें करने लगा था। ऐसा क्या हो गया उसकी जिंदगी में जो वह ऐसा हो गया? और अगर हुआ भी तो वह घर में किसी को बताया क्यों नहीं? देव ने भी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई और सबसे दूरी बना ली। देव गुस्से में वहां से चला गया। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, पड़ गई तसल्ली, आ गया तुम सबके दिल को सुकून। तुम लोगों को कह रहा हूँ बच्चों को संभाल लो, लेकिन तुम लोग अपने गुस्से के सामने किसी की नहीं सुनते। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, दिव्यांश तुझे उससे कुछ पूछना था तो तू आराम से भी पूछ सकता था ना। क्या जरूरत थी उस पर चिल्लाने की, गुस्सा करने की? आराम से भी बात हो सकती है। लेकिन तुम लोगों ने तो कसम खा रखी है कि तुम लोग आराम से बातें नहीं करोगे। यह सुनते ही शिवा चिल्लाया, चाचू दिव्यांश को क्यों कह रहे हो? क्या गलत किया? दिव्यांश ने, बच्चे गलती करेंगे तो क्या हमारा हक भी नहीं है कि उन्हें रोक ले? चलिए आप ही बता दीजिए, अगर उसने किसी लड़की को होटल के रूम में बुलाया था
तो उसके साथ कुछ नहीं किया होगा, कुछ तो किया होगा, और अगर नहीं करना था तो उस लड़की को अपने रूम में क्यों बुलाया? हर्षवर्धन बोला, हो सकता है उसका मन बदल गया हो, जरूरी तो नहीं कि लड़की बुलाने का मतलब वही है कि उसने कुछ गलत किया हो। शिवा ने दिव्यांश को देख कर कहा, अभी तो कहा भाभी ने आप पर गया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना किया हो। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या बोली, शिवा एक बात बताइए, अगर कल को अभिमान ने ऐसा कुछ किया तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी जीजू की तरह उस पर चिल्लाएंगे, चीखेंगे? क्या उससे पूछेंगे कि उसने यह सब क्यों किया? सिवाय आर्या की आंखों में देख कर बोला, मैं मानता हूँ अभिमान को बिगाड़ने में मेरा पूरा हाथ है। वह जब जब गुस्सा करता है मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी हर नादानी पर हंस देता था। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर अभिमान ने किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उस लड़की से अभिमान की शादी करवा दूंगा, और अगर नहीं करवा पाया तो अभिमान को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूंगा। इतना कहकर सिवाय वहां से चला गया। यह तो लगभग रोज का हो गया था। बच्चे घर आते नहीं थे और घर के सीनियर ऐसे ही आपस में बहस करते थे। आज देव भी घर से वापस चला गया। हर्षवर्धन चेयर पर बैठ गया। हीर ने हर्षवर्धन की कमर को रब करते हुए कहा, पीहू के डैडी प्लीज शांत हो जाइए। और तभी हर्षवर्धन बोला, तुम्हारा क्रिस कहाँ है? हीर शांत हो गई। हीर को भी नहीं पता था कि क्रिस कहाँ है। बेशक क्रिस अपने घर में फैमिली की नजरों में बहुत शरीफ था, घर वह भी नहीं आता था, लेकिन उसके बहाने इतनी उम्र थी, इस सब को उसकी बात सही लगती थी। हर्षवर्धन ने फिर कहा, ओ जी तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ क्रिस कहाँ है? हीर बोली, पता नहीं। हर्षवर्धन ने कहा, फोन करो उसे। हीर ने हर्षवर्धन के कहने पर क्रिस को कॉल किया। क्रिस इस वक्त पब में बैठा हुआ फील कर रहा था। उसके हाथ में बियर की बोतल थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन देखा तो मुस्कुराकर कहा, अरे माँ, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? 25 साल का हो गया हूँ मैं, लेकिन अब भी 5 साल के बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखती हो। क्रिस ने अपना फोन लिया और क्लब के बाहर चला गया। क्लब के बाहर आते हुए पार्किंग एरिया में आया, जहां उसने फोन रिसीव किया और बोला, हाँ माँ, क्या हुआ? और तभी हर्षवर्धन ने फोन स्पीकर पर डालकर कहा, कहाँ है तू? क्रिस, उसने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, पापा मैं किसी काम से बाहर आया हुआ था। हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से कहा, हाँ वही पूछ रहा हूँ, कौन से काम से बाहर आया है? रात के 9 बज रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है जो रात के 9 बजे होता है? बाकी 3 घर में नहीं आते, लेकिन घर में तो तू भी नहीं आता। अपने पापा की आवाज सुनकर क्रिस ने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर जैसे तैसे खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके बोला, पापा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, उसी के सिलसिले में फार्म हाउस में हूँ, आप कहोगे तो अभी आ जाऊंगा। हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले ही हीर बोली, नहीं रहने दे, तू अपना काम कर ले, बस ठीक से खाना खा लेना। हीर की आवाज सुनकर क्रिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्रिस बोला, हाँ माँ, मैं खाना खा लूंगा। और तभी हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, क्रिस, तू जितना सीधा बनने की कोशिश करता है ना, मैं जानता हूँ तू उतना ही सीधा नहीं है। या तो तूने अपनी इमेज घर की औरतों के सामने बना रखी है ना, या मैं सब समझता हूँ। या मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तू कैसा है, और मैं पता लगाने पर आऊं तो कभी भी पता लगा सकता हूँ कि तू इस वक्त कहाँ है। बेटा, अगर मुझे पता चला कि तूने कुछ भी गलत किया, तेरी संगत भी बिगड़ती जा रही है, तो तुझे मैं बताऊंगा कि तू किसका बेटा है। क्रिस ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, पापा मैं घर आ जाता हूँ, घर आकर बाकी का काम कर लूंगा। तभी आर्या बोली, नहीं रहने दे, तू कर ले अपना काम। घर के बड़ों की तो आदत खराब हो गई है, सबको यही लगता है कि बच्चों की गलती है। आर्या की आवाज सुनकर तो उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। क्रिस बोला, ठीक है भाभी, मैं रखता हूँ, मुझे सच में काम है। क्रिस ने फोन कट कर दिया और एक गहरी सांस लेकर बोला, हे भगवान, इतना डर जब आप हैं मेरा। खैर छोड़ो, अभी तो एंजॉयमेंट का टाइम है। इतना कहकर क्रिस ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पूरी बोतल खत्म कर दी और फिर से क्लब के अंदर चला गया। दूसरी तरफ एक 3 BHK फ्लैट, सुबह का वक्त, एक लड़की एक सिंपल सा कॉटन का सूट पहनकर किचन में काम कर रही थी। वह जल्दी जल्दी किसी के लिए नाश्ता बना रही थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। उस लड़की की हाइट करीब 5 फुट 4 इंच होगी। उस लड़की का गोरा रंग, मोटी मोटी आंखें, चेहरे पर हल्का सा पसीना, होठों पर मीठी सी मुस्कुराहट।
वह पराठा बना रही थी और तभी वह अपने कोयल की आवाज़ में बोली, भाई नाश्ता बन गया, आप तैयार हो गए? भाई सुन रहे हो ना, जाते जाते मुझे भी कॉलेज ड्रॉप कर देना, और मैंने आपका लंच पैक कर दिया, और मेहरबानी करके लंच कर लेना, कल भी लंच ऐसा का ऐसा ही वापस ले आए। अरे कम से कम आप नहीं करते तो अपने किसी दोस्त से कह दिया करो, वह कर लेगा, अन्न का अपमान नहीं होगा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।